तो गाइस लास्ट टाइम हमने फार्माकोडायनेमिक्स पार्ट 7 वीडियो में हमने फॉस्फोलाइपेज सी IP3 डैग पाथवे के पहले तक कर लिया था जी। हमने एक ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म एक्चुअली में कर लिया था, दैट इज एडेनाइल साइक्लेज सी AMP पाथवे हमने कंप्लीट कर लिया था, बट वी डिडंट कंप्लीट the B pathway, that is phospholipase C IP3 DAG pathway. So here in this pathway activation of phospholipase C जिसको उन्होंने मतलब PLC भी बोला हुआ है, हाइड्रोलाइजेस द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड फॉस्फाटाइडाइल inositol 4 bisphosphate PIP2 to generate the second messengers inositol 1,4,5 triphosphate IP3। अभी क्या हो रहा है इसका मैं बताता हूँ। सो उन्होंने इसको अपन इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग इट इन लॉन्ग फॉर्म्स वी विल ट्राई टू रिमेंबर इट इन शॉर्ट फॉर्म्स। तो जो हमारे पास PLC है वो क्या करेगा, वो हाइड्रोलाइज करेगा PIP2 को, ओके। और PIP2 को उसको जब भी उसने हाइड्रोलाइज किया तो हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या जनरेट होगा, द सेकेंड मैसेंजर विल बी फॉर्म्ड, दैट इज आयोनिसिटॉल 1,4,3 ट्राइफॉस्फेट IP3 जनरेट होगा एंड डैग जनरेट होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने बोलने की कोशिश की है, ओके। सो फॉस्फोलाइपेज से आप खुद देख सकते हो, देखो क्या फॉर्म हुआ है, आपका नाम ही वही है आपके पाथवे का कि फॉस्फोलाइपेज सी और बीच में एक सेमीकोलन दिया हुआ है और फिर IP3 डैग पाथवे। मतलब क्या है कि फॉस्फोलाइपेज सी जब हाइड्रोलाइज होगा, ठीक है, मतलब फॉस्फोलाइपेज सी हाइड्रोलाइज नहीं होगा, सॉरी, फॉस्फोलाइपेज सी जब PIP2 को जब हाइड्रोलाइज करेगा तो अपने को दो चीज़ें मिलेंगी, एक IP3 और एक डैग, ठीक है। अच्छा, now the IP3 mobilizes CA2+ from intracellular organellar depots and DAG enhances protein kinase C, that is PKC activation by CA2+। so what is happening here, इसका मे बी इसका एक डायग्राम भी रहेगा, तो वो मैं अभी जल्दी से देख लेते हैं। या सो यू कैन सी दिस डायग्राम क्लियरली। तो उसमें अपन ने सबसे पहली बात तो हमने वो तो मैं डिस्कस नहीं करना था, जो अपन ने कॉमन पाथवे की बात की थी, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, आई हैव ऑलरेडी डन दैट, यू कैन चेक द अदर वीडियोज़। तो जो हमारे पास ये पार्ट है, किसकी हम बात कर रहे थे, जी प्रोटीन जो हमारे पास था, जी प्रोटीन के थ्रू से वो GTP GDP अल्फा वाला सब यूनिट निकल जाता है, वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, दैट इज़ अ कॉमन पाथवे। उसके बाद में क्या हमारा इफेक्टर कौन है, PLC है, राइट। PLC इज़ द फॉस्फोलाइपेज सी, दैट इज़ द इफेक्टर, करेक्ट। उसने क्या किया, हाइड्रोलाइज कर दिया किसको, PIP2 को। आप देख सकते हो मेरा कर्सर कहाँ पर है, तो PIP2 को उसने हाइड्रोलाइज कर दिया एंड IP3 में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट है। जैसे उसने IP3 में कन्वर्ट किया, व्हाट हैपेंड इज़ IP3 में कन्वर्ट कर दिया एंड डैग में कन्वर्ट कर दिया, बराबर है। अब IP3 क्या करेगा, जो इंट्रासेलुलर सेल के अंदर जो CA2+ का एक डिपॉट, मतलब एक रिजर्वायर जो पड़ा था, ठीक है ना, उसको वो खोलेगा। उसमें वही तो लिखा हुआ है दैट इट मोबिलाइजेज द CA2+ फ्रॉम द CA2+ प्रेजेंट इनसाइड द सेल, करेक्ट है। वही उसने बोला हुआ है यहाँ पर, आप खुद देख सकते हो कि इट हैज टोल्ड हियर, क्या बोला उसने कि the IP3 mobilizes CA2+ from intracellular organellar depots and DAG enhances the protein kinase C। तो DAG क्या करेगा, प्रोटीन काइनेस C दिख रहा है आपको इधर, यू माइट बी एबल टू सी द प्रोटीन काइनेस C दैट इज प्रेजेंट हियर। तो उसमें देख सकते हो पॉजिटिव साइन लेके प्रोटीन काइनेस C को उसने एक्टिवेट करके क्या कर दिया है, व्हाट इज इट डूइंग बिकॉज ऑफ दैट, मतलब हाँ सॉरी, इसने जो प्रोटीन काइनेस C जो है, तो प्रोटीन काइनेस जो रहता है प्रोटीन काइनेस C, तो वो क्या है, मतलब प्रोटीन काइनेस क्या करता है, अपने को पता है कि इट एक्चुअली गोज एंड बाइंड्स ऑन द एंजाइम्स एंड वगैरह एवरीथिंग, जो हमारे स्ट्रक्चरल प्रोटीन है दूसरे प्रोटीन से उससे बाइंड करता है, अपने को ये भी पता है। तो हमने लाइक लास्ट टाइम इसके बारे में बात की थी कि प्रोटीन काइनेस का एक्शन क्या होता है। तो इसकी एक्शन जो है, प्रोटीन काइनेस की एक्शन विल बी एनहांस्ड बाय होम, इट विल बी एनहांस्ड बाय DAG, ठीक है। बाय व्हाट प्रोसेस, बाय द रिलीज ऑफ द CA2+, एज यू कैन सी, देख पा रहे हो ना, CA2+ पॉजिटिव साइन यहाँ पर दे रहा है, करेक्ट है। तो डैग तो एनहेंस कर ही रहा है और उसके ऊपर से CA2+ जो आपका बाहर निकल रहा है वो भी उसको, ये देखो CA2+ यहाँ पर मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है, वो भी आपको आपके प्रोटीन काइनेस को एनहांस कर रहा है, करेक्ट है। तो दिस इज़ द वे इट इज़ डूइंग। नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स रिटन हियर, ठीक है, इतना ही लिखा गया नहीं, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि साइटोसोलिक CA2+, दैट इज़ द थर्ड मैसेंजर इन दिस setting is a highly versatile regulator acting through CAL modulin, that is CAM, ठीक है। सो जो CAM है, ठीक है, CAM
अभी अपने पास दो सेकेंड मैसेंजर्स थे, करेक्ट है। कौन से 2 सेकेंड मैसेंजर्स थे हमारे पास? IP3 तो और डैग था। IP3 ने क्या फंक्शन किया? इंट्रासेलुलर जो डिपोज प्रेजेंट है Ca2+ के, उनको मोबिलाइज करके बाहर निकलवाया। उन Ca2+ ने क्या किया? जाके प्रोटीन काइनेसिस को इन्हेंस किया, और डैग ने भी प्रोटीन काइनेसिस को इन्हेंस किया। अभी थर्ड मैसेंजर की बारी आ गई है, ठीक है। तो थर्ड मैसेंजर कौन है अपना? साइटोसोलिक Ca2+, मतलब जो ऐसा Ca2+ जो अपना साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट है, करेक्ट है। तो वो थर्ड मैसेंजर है, ओके। एंड व्हाट इज इट गोइंग टू डू? इट इज़ गोइंग टू, मतलब व्हाट इज इट बेसिकली? इट इज़ अ हाईली वर्सटाइल रेगुलेटर एक्टिंग थ्रू कैल मॉडुलिन, कैम, बराबर। PKC एंड अदर इफेक्टर्स मीडिएट्स मॉडुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन, सिक्रीशन एंड ऑल दोज थिंग्स। अच्छा, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको। देखो, मैं आपको बोला था कि 2 हैं मैसेंजर्स, और तीसरा मैसेंजर जो है Ca2+ है, करेक्ट है। ये Ca2+ को मैं मैसेंजर क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आगे जाके प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट कर रहा है, ये तो बात हमको पहले से पता है, करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। उसको एक्टिवेट नहीं कर रहा है, ऑफकोर्स उसको इन्हांस कर रहा है, बराबर। ये तो बात हमको ऑलरेडी पता ही है। बट अपने को एक चीज़ ये भी मालूम पड़नी चाहिए कि और एक चीज़ ये कर रहा है, और एक रेगुलेटरी प्रोटीन को ये कर रहा है, जिसको मैं बोलेंगे कैल मॉडुलिन, ठीक है। आप जब भी इसका डायग्राम देखो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा हुआ है दैट दिस Ca2+ इज ऑल्सो इनहांसिंग दी कैम, एज यू कैन सी, करेक्ट है। तो वो आप देख सकते हो, करेक्ट है। तो उसमें वही लिखा हुआ है कि इज अ हाईली वर्सटाइल रेगुलेटर एक्टिंग थ्रू कैम, बराबर है। PKC एंड अदर इफेक्टर्स, बराबर है। तो इस Ca2+ ने एग्जैक्टली क्या किया है? इसने प्रोटीन काइनेसिस, कैम को और दूसरे इफेक्टर्स को किस वे में यूज़ किया? उन लोगों को एक्चुअली में इसने यूज़ किया ताकि ये आगे जाके रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो Ca2+ ने एग्जैक्टली क्या किया है? रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए बाहर उसने प्रोटीन काइनेसिस को यूज़ किया, उसने कैल मॉडुलिन को यूज़ किया, और दूसरे भी जितने भी इफेक्टर्स प्रेजेंट है उनको यूज़ किया, ताकि ये क्या बोलने का अपने को, ये सब कुछ कर सके, ठीक है ना, मॉडुलेट कर सके कॉन्ट्रैक्शन को, सिक्रीशन को, ठीक है। एंड देन लाइक अभी मैं आपको लास्ट में एक बार खाली एक समरी दे देता हूँ, जिसको भी अगर अब तक समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने प्रॉपरली क्लियर लैंग्वेज में बोला हुआ है कि फॉस्फोलाइपेज C जो है क्या करेगा? इट विल बी हाइड्रोलाइजिंग द PIP2, ओके। So PLC will be hydrolyzing PIP2 and will be converting and will be forming the 2 second messengers. What are the 2 second messengers? The 2 second messengers are IP3 and DAG. What will happen to IP3? IP3 is going to open the intracellular channel depots that are present inside the cell, and of course that is why we have called it as intracellular. Cell के अंदर present है CO2+ depots, इसलिए मैंने उसको intracellular बोला हुआ है. And what is the DAG going to do? DAG is going to enhance the PKC in its function, and the Ca2+ that has come out now, ठीक है। तो वो भी दैट विल ऑल्सो एक्ट एज ए मैसेंजर, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो बेसिकली गो एंड इनहांस द फंक्शन ऑफ PKC एंड अदर मतलब एंड कैल मॉडुलिन ऑल्सो, ठीक है। तो उसके थ्रू से फिर रिस्पॉन्स जनरेट होगा, करेक्ट है। तो एग्जैक्टली हम लोग ये भी एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि Ca2+ किसको यूज़ कर रहा है? PKC को यूज़ कर रहा है, कैल मॉडुलिन को यूज़ कर रहा है टू जनरेट अ रिस्पॉन्स आउटसाइड द सेल, ठीक है। नाउ विल बी कमिंग डाउन टू द थर्ड पाथवे, चैनल रेगुलेशन। अब चैनल रेगुलेशन जो होता है दैट इज एक्टिवेटेड G प्रोटीन्स कैन ऑल्सो ओपन और क्लोज आयोनिक चैनल्स स्पेसिफिक फॉर Ca2+, K+ और Na+, ओके। तो अभी ये भी अपने को पढ़ना है, बराबर। इसका डायग्राम है क्या अपने पास? नो, वी डोंट हैव अ डायग्राम स्पेसिफिकली फॉर दिस, बट हम इसको जल्दी से पढ़ के ख़त्म करते हैं। इट्स अ शॉर्ट पाथवे दैट इज़ देयर, ठीक है। क्या बोला उन्होंने? द एक्टिवेटेड G प्रोटीन्स कैन ऑल्सो ओपन और क्लोज आयोनिक चैनल विच आर एक्चुअली मेंट फॉर Ca2+, K+ और Na+, without the intervention of any second messengers like cyclic AMP or IP3, and bring about hyperpolarization, depolarization changes in intracellular Ca2+। मतलब क्या बोलने की अपन कोशिश कर रहे हैं? देखो, अभी तक तो G प्रोटीन क्या कर रहा था? आगे जाके किसी इफेक्टर को पकड़ता था, वो इफेक्टर क्या करता था, ठीक है। वॉट इट यूज टू डू? इट यूज टू मेक सम सेकेंड मैसेंजर्स, ठीक है ना। इट यूज टू मेक मैसेंजर मॉलिक्यूल्स, और फिर वो क्या बोलते हैं अपन उसको, फिर वो जाके रिस्पॉन्स जनरेट करते थे, मतलब दूसरे इफेक्टर्स को जोड़ के रिस्पॉन्स जनरेट करते थे, बराबर है। पर अभी G प्रोटीन क्या कर सकता है? G प्रोटीन इन सब के हेल्प के बिना भी काम कर सकता है,
बराबर। अच्छा, अभी कुछ कुछ लोग को ये भी एक डाउट होगा कि इफेक्टर कौन कौन है। सो इफेक्टर इज दिस इन दिस 3 पाथवेज, जो सॉरी 2 पाथवेज जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले पाथवे में इफेक्टर कौन कौन से थे ज़रा बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले पाथवे में जो इफेक्टर्स थे हमारे, एक था एडेनिल साइक्लेज जो आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में AC। फिर दूसरा वाला जो अपना इफेक्टर था, ठीक है, वो कौन सा था, प्रोटीन काइनेसिस, बराबर है, करेक्ट है, बराबर है। तो ये मैं इनको इफेक्टर्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज अगेन मैं इनको इफेक्टर्स इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्पेशली मैंने AC को क्यों इफेक्टर बोला, क्योंकि एडेनिल साइक्लेज इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू एक्टिवेट द अदर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है, फॉर द रिस्पॉन्स जनरेशन, बिकॉज एडेनिल साइक्लेज इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू बेसिकली ब्रिंग अबाउट इट इज़ द मेन गाय हु इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द इफेक्ट। एंड ऊपर से प्रोटीन काइनेसिस को मैं इफेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज यही बाहर जाके अपने एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाले हैं, बराबर है। सो ये जाके अपने बाहर एंजाइम्स को एक्टिवेट करने वाले, करेक्ट है। और एंजाइम्स को भी मैं इफेक्टर बोलूँगा क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट एन इफेक्ट, अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्ट। तो जो भी चीज़ इफेक्ट लाती है उसको मैं इफेक्टर बोलूँगा, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दिस टर्म्स, ठीक है, अभी जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, ये देखो जहाँ पर अपन पढ़ रहे थे तो उन्होंने इफेक्टर्स यहाँ पर रूट यूज़ किए हैं, ठीक है। तो उनको इफेक्टर्स बोलना चालू करना चाहिए हमें, ठीक है। किस किस को हम इफेक्टर्स बोलेंगे, जो स्टार्टिंग मटेरियल्स होते हैं ना जिससे अपना ये पाथवे चालू हुआ उसको अपन बोलेंगे, एक इफेक्टर है। और प्रोटीन काइनेसिस जो स्पेशली आएंगे उसको भी हम इफेक्टर बोलेंगे, ओके। और कैम जो था उसको भी अपन इफेक्टर बोल सकते हैं। ये नाम याद करके रख लो कि किसको किसको इफेक्टर बोलना है, ठीक है। देन तो मैं वही बोल रहा था आपको, जो हम लोग इधर थे कि द GS ओपन CA2+ चैनल्स इन मायोकार्डियम एंड स्केलेटल मसल्स विद GI एंड GO ओपन while GI and GO open K+ channels in heart and smooth muscles and smooth muscle as well as closed neuronal CA2+ चैनल्स। तो उन लोग क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि जो G प्रोटीन है, जो एक्टिवेटेड G प्रोटीन है, उसके पास एक शक्ति है कि वो बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी इफेक्टर के हेल्प के, बिना किसी सेकेंडरी मैसेंजर्स के हेल्प से वो कुछ भी कर सकता है, वो चैनल्स को ओपन या फिर क्लोज़ कर सकता है, ठीक है ना। कौन से चैनल CA2+, K+, Na+, ये चैनल्स को ओपन या क्लोज़ कर सकता है। तो कौन सा है, कौन क्या कर रहा है, ओपन बताते हैं। तो एक होता है GS, एक होता है GI और एक होता है GO, ओके। तो GS जो रहेगा ना वो क्या करेगा, इट विल ओपन द CA2+ चैनल्स इन मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब क्या है, दिस मायोकार्डियम इज प्रेजेंट इन द हार्ट, बराबर है, एंड स्केलेटन मसल्स। देन वी हैव GI एंड GO ओपन द K+ चैनल्स इन हार्ट एंड स्मूथ मसल्स एज वेल एज क्लोज द न्यूरोनल CA2+ चैनल्स। जो न्यूरॉन्स के जो CA2+ चैनल्स हैं उनको बंद कर देगा ये। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज लाइक चेंजेस इन आयनोट्रॉपी, क्रोनोट्रॉपी, ठीक है। अभी आयनोट्रॉपी, क्रोनोट्रॉपी अगर आपने मेडकेम का मेरे लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, इफ़ यू हैव सीन द मेडकेम लेक्चर्स दैट आई हैव पोस्टेड, उसके अंदर मैंने आयनोट्रॉपिक इंटरेक्शन बताया है एंड क्रोनोट्रॉपिक का मतलब बताया है, करेक्ट है। तो वो भी आप देख सकते हो या फिर आप गूगल भी कर सकते हो उसको। देन या सॉरी आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द आयनोट्रॉपिक क्रोनोट्रॉपी, आई विल टॉक अबाउट देम इन द अदर वीडियोज़। देन इट इज़ लाइक ट्रांसमिटर रिलीज, न्यूरल एक्टिविटी, ये सब कर सकता है जी प्रोटीन, ना, ओके। तो थर्ड वाला भी अपना हो गया। अभी अपन जाते हैं सेकंड पे, ठीक है ना। ये तो अपना सब कुछ G प्रोटीन के अंदर आता था, ये सब ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स थे। एक बार मैं आपको रिलेशन की बता लेता हूँ कि किसके अंदर आते थे, बिकॉज अब तक तो सब लोग भूल गए होंगे कि कौन किसके अंदर आता है। तो सबसे पहली बात तो मैंने क्या किया, सबसे पहली बात तो मैंने जब रिसेप्टर्स की बात चालू की थी तो मैंने नेचर ऑफ रिसेप्टर्स की बात की थी। देन ऑल्सो टॉक्ट अबाउट एक्शन इफेक्ट सीक्वेंस एंड देन आई हैड टॉक्ट अबाउट ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स। फिर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स के अंदर मैंने बात की थी G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स के अंदर मैंने G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की बात की थी, और G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के अंदर फिर मैंने A, B एंड C पाथवे की बात की है, ठीक है। अब ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स का सेकेंड पार्ट, मतलब ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म्स का सेकेंड टाइप ऑफ रिसेप्टर, दूसरा टाइप ऑफ रिसेप्टर कौन सा है, रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक आयन चैनल, ऐसे रिसेप्टर्स जिसके अंदर इंट्रिंसिक आयन चैनल ऑलरेडी है, ठीक है। लेट्स सी दिस कि क्या इसका मतलब होता है। सो दीज सेल सर्फेस ऑफ रिसेप्टर्स ऑल्सो व्हाट इज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, तो उनको मैं भी बोल सकते हैं लाइगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, ओके। सो वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स इंक्लूड आयन सेलेक्टिव चैनल्स विद इन देयर मॉलिक्यूल्स, ओके। तो जो रिसेप्टर्स रहते हैं ना, ये रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स ही हैं,
करेक्ट है। व्हाट आर दीज रिसेप्टर्स? रिसेप्टर्स आर नथिंग बट मॉलिक्यूल्स। तो इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ना अच्छे खासे चैनल्स जो Ca2+, Na+, K+, इन सब आयंस को अंदर बाहर करने में हेल्प करता है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई कैन कॉल देम एज लाइगेंड गेटेड आयन चैनल्स, करेक्ट है। नाउ Egan's binding open these channels of course and causes depolarization, hyperpolarization, changes in cytosolic ionic composition depending on the ion that flows through। बराबर, जो भी आयन फ्लो होगा उस हिसाब से हाइपरपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि आयनिक कंपोजिशन भी चेंज हो सकता है। ओके, इन अदर सक्सेसिव वीडियोस आई एम ऑल्सो कवरिंग कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हाइपरपोलराइजेशन का या फिर डीपोलराइजेशन का, या फिर अगर मैं कवर करना भूल जाता हूँ तो मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दूंगा जिसके अंदर हाइपरपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, वो मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो द निकोटिनिक कोलिनर्जिक गाबा, ग्लाइसिन, ठीक है, एक्साइटेटिंग अमीनो एसिड्स एंड 5-HT3 रिसेप्टर्स फॉल इन दिस कैटेगरी। तो कौन से रिसेप्टर्स इस कैटेगरी में फॉल होते हैं? गाबा रिसेप्टर्स, ग्लाइसिन रिसेप्टर्स, एक्साइटेटिंग अमीनो एसिड रिसेप्टर्स, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स याद आया कुछ, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, 5-HT3 रिसेप्टर्स, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, सो thus in these receptors agonist directly operate ion channels without the intervention of any coupling protein or second messenger। तो इसके अंदर तो कपलिंग प्रोटीन की ज़रूरत ही नहीं थी, तभी तो अपने पास कपलिंग प्रोटीन था ऊपर वाले टाइप के रिसेप्टर्स में। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में GPCRs के अंदर बस बेकायदा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल था जो रिसेप्टर को जुड़ा हुआ था और उसी के थ्रू से अपने काम हो रहे थे, करेक्ट है। बट इन सारे टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, रिसेप्टर्स विद इंट्रिंसिक आयन चैनल्स के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंदर ऐसे किसी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम लोग ने ये तो बात कर ली है, ऑफ कोर्स नाउ वील बी कमिंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, ऐसे रिसेप्टर्स जिनको एंजाइम्स जुड़े हुए हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा मतलब है, पार्ट है जो अच्छा खासा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बिकॉज के अंदर जैक एंड स्टैट वगैरह सब कुछ है, तो बड़ा नहीं है बट ठीक ठाक है। ओके, सो आई ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो इटसेल्फ, बट ठीक है। ओके, सो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की जब हम बात करते हैं तो दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर्स हैव अ सब यूनिट विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी और बाइंड द जैक, दैट इज जैनस काइनेस एंजाइम ऑन एक्टिवेशन, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला था, क्लास ऑफ दिस क्लास ऑफ रिसेप्टर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं हैव अ सब यूनिट विद एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, या तो फिर इनके पास एक सब यूनिट रहेगा, ये रिसेप्टर्स के पास एक ऐसा सब यूनिट रहेगा, एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा उनके स्ट्रक्चर के अंदर जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होगी, या तो फिर ये JAK से जुड़े होंगे, ठीक है, JAK एंजाइम से जुड़े हुए होंगे, बराबर है। ऑन एक्टिवेशन मतलब जब भी ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो JAK इनको आके बाइंड हो जाएगा, करेक्ट है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो उनके पास एक सब यूनिट रहेगा जो ऑलरेडी एंजाइमेटिक एक्शन देता है, करेक्ट है, या तो फिर अगर उनके पास ऐसा सब यूनिट नहीं है तो जब ये एक्टिवेट होंगे रिसेप्टर्स तब JAK एंजाइम है, जैनस काइनेस एंजाइम आके इनको जुड़ जाएगा। अभी द एगनिस्ट बाइंडिंग साइड एंड द कैटालिटिक साइड लाई रेस्पेक्टिवली ऑन द आउटर एंड इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके सेल का, ठीक है ना, ये बाहर लाई करता है। एज यू कैन सी द एग्जाम्पल, द डायग्राम, मेम्ब्रेन देख पा रहे हो, कैटालिटिक साइड देख पा रहे हो, हार्मोन बाइंडिंग साइड देख पा रहे हो, सब बाहर हैं, ओके, मेम्ब्रेन के। ओके, so the agonist binding side and the catalytic side lie respectively on the inner and the outer surface of the plasma membrane. These two domains are interconnected through a single transmembrane stretch of peptide chain. Okay, so these two domains are interconnected through a single transmembrane stretch of peptide chain. तो these two domains मतलब कौन से डोमेन्स की हम बात कर रहे हैं? ये हार्मोन बाइंडिंग साइट और एक कैटालिटिक साइट। ये हार्मोन बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट किससे जुड़े हुए हैं? अंदर देखो, आप देख सकते हो, मेरा कर्सर देख सकते हैं आप, ये सब कॉइल देख पा रहे हो, कॉइल, ये कॉइल नथिंग बट पेप्टाइड चेन्स ही हैं, करेक्ट है। अच्छा, दीज आर टू मेजर सब ग्रुप्स ऑफ सच रिसेप्टर्स। ओके, सो सबसे देर, हाँ सॉरी, दीज आर नहीं, देर आर टू मेजर ग्रुप्स ऑफ सब, ये है। तो उस पर सबसे पहला टाइप क्या है? दोज दैट हैव इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दोज पीपल हु हैव इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ की मैं पहले से बात कर चुका हूँ, उनके पास पहले से एक ऐसा सब यूनिट प्रेजेंट है अंदर जिसके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है, या तो दोज दैट लैक इंट्रिंसिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी बट बाइंड अ जैक एंड स्टैट काइनेज ऑन एक्टिवेशन। हम पहले से इसकी बात कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ए की।
intrinsic enzyme receptors. Okay, the intracellular domain is either a protein kinase or guanylyl cyclase. Okay, the intracellular domain is either a protein kinase or guanylyl cyclase. मतलब क्या, बताता हूँ. ओके, सो दे हैव, दिस इज द ओनली डायग्राम दैट वी हैव. ओके, उन्होंने ए डायग्राम दिया है और एक बी डायग्राम दिया हुआ है. ओके, आप ये देख सकते हैं कि जो इंट्रासेलुलर जो प्रेजेंट है अंदर, ठीक है, जो इंट्रासेलुलर आप देख पा रहे हो, राइट. सो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है टी करके लिखा हुआ है और पी आर करके लिखा हुआ है और के लिखा हुआ है. उन्होंने बोला है टी प्रोटीन काइनेज है एक्चुअली, बराबर है. तो उन्होंने वही बताया कि द इंट्रासेलुलर डोमेन इज ईदर अ प्रोटीन काइनेज और गुआनिलाइल साइक्लेज, बराबर है. तो इन दिस केस द इंट्रासेलुलर पार्ट जो हम लोग देख पा रहे हैं, इधर मेरा जो कर्सर है देख पा रहे हो कि वो है प्रोटीन काइनेज. टी पी आर के मतलब क्या भाई, टी प्रोटीन काइनेज है वो, करेक्ट है. नाउ इन मोस्ट केसेस द प्रोटीन काइनेज स्पेसिफिकली फॉस्फोराइलेट्स tyrosine residues on substrate proteins. Example insulin, epidermal growth factor, EGF, nerve growth factor, NGF receptors. Correct है. So in most cases the protein kinase specifically phosphorylates. मतलब क्या करता है exactly? जो protein kinase क्या होता है, ये क्या करता है exactly? It basically phosphorylates the tyrosine residues on substrate proteins. Okay. एग्जाम्पल इंसुलिन हो गया है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हो गया है, EGF. ओके, नर्व ग्रोथ फैक्टर हो गया है, NGF रिसेप्टर्स. ओके, आई थिंक गाइज मेरा वीडियो का टाइम लिमिट बहुत बढ़ रहा है. सो इट विल बी ओके इफ़ आई कवर दिस बोथ द इंट्रिंसिक एंजाइम रिसेप्टर्स A and B, that is JAK and STAT kinase binding receptors in another video. ओके, सो येस, बिकॉज ये अच्छे खासे पार्ट्स हैं, इसके अंदर जाएगा एंड ठीक है, सो उसको टाइम जाएगा. ओके, अच्छा खासा. सो येस, वील डू दैट इन द नेक्स्ट वीडियोज़, कमिंग वीडियोज़. ठीक है, ओके देन.